हेलो गाइस, यू आर वेलकम फ्रॉम सचिन होलकर। मैं आपको स्वागत करता हूँ इस चैनल में। आज हम पढ़ने वाले हैं सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। इससे पहले हमने बात की थी रैंक ऑफ मैट्रिक्स, यानी किसी मैट्रिक्स की रैंक कैसे निकाली जाती है, तो उसकी एक ही वीडियो है, लेकिन आप पर वो चैप्टर आना चाहिए अच्छी तरह से। उसे फुल डिटेल में बता गया था, आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो उसका लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप जाकर देख लीजिए। ज़्यादा मिनट की वीडियो नहीं, आप देखोगे आप तभी आपके समझ में चैप्टर आ जाएगा। तो हम इसमें बात करते हैं सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन की। देखिए, सिस्टम ऑफ लीनियर, आपने पढ़ा है लीनियर इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन कहते हैं रेखिक समीकरण। रेखिक समीकरण सिस्टम है, उसे कहते हैं जिसमें बहुत सारे लीनियर इक्वेशन बन जाए, उसे कहते हैं सिस्टम। जैसे मैं आपको लीनियर इक्वेशन का एग्जांपल देता हूं, मैं आपके पास जैसे कि a1x b1y c1x इक्वल, यहां मान लिया आपके पास b1 है, मतलब कोई एक कांस्टेंट है यहाँ पर। इस तरह से बहुत सारी इक्वेशन होगी, a2x b2y c2x इक्वल b2, a3x b3y c3x इक्वल b3। ये आपका इनफाइनाइट तो हो सकता है, एन टर्म तो हो सकता है। तो मैं आपको तीन वेरिएबल लेकर और तीन कोएफिशिएंट लेकर, मतलब a1 a2 a3 b1 b2 b3 c1 c2 c3, तो इसलिए आपको समझाने के लिए तीन आपके पास वेरिएबल हैं। तीन वेरिएबल कौन कौन से आपका x y z। तो ये a1 b1 c1 क्या आपके पास यहाँ पर, यहाँ लिख देता हूँ a1 b1 c1 a2 b2 c2 a3 b3, ये सब क्या आपके पास कोएफिशिएंट है। मैं यहाँ लिखता हूँ इसके यहाँ पर, where a1 a2 a3 b1 b2 b3 c1 c2 c3, ये सब क्या आपके कोफिशिएंट है। कोफिशिएंट कांस्टेंट है, कांस्टेंट कोफिशिएंट मतलब x का कोफिशिएंट a1 का, ये कांस्टेंट तो आपका एक नंबर है, ठीक है। b1 क्या आपके यहाँ पर, b1 क्या आपका कांस्टेंट है, b1 b2 b3, ये क्या आपके ये भी आपके क्या है, कांस्टेंट है। ये कोफिशिएंट नहीं है, कोफिशिएंट उसे कहते हैं जो किसी गुणांक में हो, लेकिन जो a1 a2 b1 सब आपके इसके x के गुणा में, इसके x के गुणा में, इसलिए कहा गया इसे कोफिशिएंट कांस्टेंट, इसका नाम बोली कांस्टेंट होगा, ठीक है। तो अब इसी जैसे बहुत सारी एक इक्वेशन है, ये दो इक्वेशन, तीन, बहुत सारी एन टर्म, कितने एन टर्म तो इक्वेशन होती है, उसे हम कहते हैं सिस्टम। क्या कहते हैं उसे, सिस्टम। तो ये सिस्टम से कहते हैं, बहुत सारी इक्वेशन कहते हैं सिस्टम, ठीक है। तो मैं आपको तीन इक्वेशन लेके आपको बता रहा हूं कि ये क्या है, एक तरह का सिस्टम है। और आपने इस सिस्टम को अपने क्लास ट्वेल्थ में एक्सरसाइज 4.6 शायद यही होगी, 4.6 में आपने किए। तो आप क्या करते हैं, जो आपके पास, अब क्या करते हैं आप इसे, इस मैट्रिक्स को आप वी कैन रिटर्न मतलब होता है, हम ऐसे लिख सकते हैं, कैसे, ax इक्वल v, ठीक है। आप ऐसे लिख सकते हैं ax इक्वल v। तो यहां पर a क्या होता है आपका, a, यहाँ a होगा आपका यहाँ पर कोफिशिएंट a1 b1 और ये c1, a2 a3 b2 b3 c2 c3, ये a मतलब उसे कहते हैं यहां पर आपके पास a। इसी को लिखना चाहूंगा मैं, ठीक है, इसके रूप लिख रहा हूं मैं, यहां पर x यहाँ पे x मतलब होता है यहाँ पे x के वेरिएबल, x का वेरिएबल है, तो x y z, इसमें कितने वेरिएबल आपके, z वेरिएबल है, तो z तक है, x वेरिएबल है, y वेरिएबल और z वेरिएबल है, इक्वल, यहाँ b कितना आपके पास, b मतलब b1 है, b2 है और ये b3 है। तो यहाँ तक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। देखिए ये वाली फॉर्म, ये फॉर्म, ये सिस्टम है। इसी सिस्टम को मैंने एक मैट्रिक्स के रूप में क्या कर दिया है, चेंज कर दिया है। क्या कर दिया है,
चेंज कर दिया है। आप देखिए यदि आप इसका गुणा इस मतलब इस रो का इस कॉलम गुणा करोगे किसके बराबर आएगा, b1 के। तो आप a1x b1y और c1 जी क्या कर दिया मैंने, यहाँ पे आपका जेड आएगा। जी तो मैंने लिखा ही नहीं है, ठीक है। हाँ अब सही है। तो यहाँ पर क्या आपका जेड है, तो a1x b1y c1 जेड, तो ये बनना इक्वल b1 इक्वल, मतलब ये जो फॉर्म लिखी हुई है, ये सिस्टम लिखा हुआ है वो इस रूप में लिखा हुआ है। ये आप कह सकते हैं ये वाला जो रूप है ना, ये फॉर्म है, ये इस फॉर्म में ही बनी हुई है। तो हमने क्या करा है कि मैंने इसको क्या करा है, चेंज कर दिया मैट्रिक्स के फॉर्म में। तो आपको यहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पर जो ए कितना है कंपेयर कर लिए इससे, ए कितना है यहाँ पर, यहाँ लिखता हूं मैं a1 है यहाँ पर, b1 c1, a2 b2 c2, a3 b3 c3। यहाँ x कितना है यहाँ पर आपके पास, x y और ये z, और यहाँ पे आपके b कितना आपके पास यहाँ पर b1 b2 और ये b3। तो यहां तक आपको कुछ प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। तो यहां तक ये सब क्लास 12th का है, मैं आपसे अब भी कह रहा हूं क्लास 12th का है, तो यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ये एक सिस्टम था, मैंने एक मैट्रिक्स में चेंज कर दिया। यहां मैं देखा कंपेयरिंग की इससे, तो a बराबर जी आ गया, b x बराबर जी आ गया, b बराबर ये आ गया। यदि आपको यहां तक जानकारी है तो अब इससे थोड़ा सा हम आगे की ओर बढ़ते हैं, इस सिस्टम और लीनियर इक्वेशन। तो सिस्टम और लीनियर इक्वेशन का मतलब यही होता है कि इसका अर्थ यही होता है। लेकिन अब इसमें क्या है कि चैप्टर थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड, लेकिन चैप्टर बहुत ही बढ़िया है। इसकी 3 वीडियो आपको मिलेगी, इसकी प्ले लिस्ट बना देंगे इसकी। तो फर्स्ट वीडियो आपकी ये रहेगी, दूसरी आपका होमोजीनियस, तीसरी रहेगी नॉन होमोजीनियस। तो क्योंकि लेक्चर थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा, क्योंकि मैं आपको बहुत ही कंसेप्ट की बात बताऊंगा, इसलिए मैं 3 वीडियो में डिवाइड कर दी है ये चैप्टर। तो आपको यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, तो आप यहाँ तक नोट कर सकते हैं। यदि आप यहाँ तक आता तो बहुत ही बहुत धन्यवाद। तो देखिए गाइस, तो टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स यानी मैट्रिक्स के प्रकार। आप कहेंगे कि मैट्रिक्स के प्रकार तो हमने पढ़े थे, रो मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स, थोड़ा सा वो अलग मैट्रिक्स है। हम इसमें टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स मैंने कुछ अलग बनाया है, क्योंकि मैं अपने हिसाब से पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आपके पास में एक एक कंसेप्ट जाना चाहिए। यदि आपके पास एक कंसेप्ट जाएगा तभी आप चैप्टर को समझ सकते हैं। चैप्टर बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है, आपके बहुत ही कम समझ में आएगा, लेकिन आपको इतनी कम से कम गहराई, मतलब बहुत ही कंसेप्ट साथ बताऊंगा, तो आपके पास ये चैप्टर भी बहुत ही मीडियम का हो जाएगा, मतलब बहुत ही सरल हो जाएगा। तो टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स, मैंने मैट्रिक्स के 2 टाइप होता है। नंबर 1 होती है आपके पास कोफिशिएंट मैट्रिक्स, कोफिशिएंट मैट्रिक्स होते हैं। नंबर 2 होती है आपके पास ऑगमेंटेड ऑगमेंटेड मैट्रिक्स। रिलैक्स कीजिए, बात समझिए। जो कोफिशिएंट मैट्रिक्स और ऑगमेंटेड मैट्रिक्स आप जानते हो, लेकिन नई न्यू नाम है, क्या ये न्यू नेम है, ठीक है। तो अब इसी को हम कहते हैं कोफिशिएंट, इसे ही हम कहते हैं ऑगमेंटेड। थोड़ा सा नाम चेंज कर दिया, जैसे मान लीजिए कोई भी एक किसी का नाम, जैसे छोटा जैसे कोई व्यक्ति उसका नाम कुछ अलग है, तो बड़ा लेवल बन जाता है, उसका नाम कुछ चेंज हो जाता है। इसीलिए हम बड़ी क्लास में जाते हैं ना, तो हर चीज में परिवर्तन आता है, चेंजिंग मिलती है। तो इस तरह से आपको ये 2 शब्द मिलेगा, कोफिशिएंट और ऑगमेंटेड। मतलब जो हिंदी मीडियम स्टूडेंट होंगे उनके लिए इंग्लिश बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है, इसलिए मैं एक ही बात बताना चाहता हूं मैं आपको, तो कोफिशिएंट मैट्रिक्स और ऑगमेंटेड मैट्रिक्स कौन सी होती है। यहां लिखता हूं कोफिशिएंट मैट्रिक्स, देख कौन सी होती है। तो कोफिशिएंट मैट्रिक्स का जो ऑर्डर होता है, ऑर्डर वो होता है आपका m इंटू एन। क्या होता है, m इंटू एन होता है।
तो आप देख सकते हैं यहां पर, देखिए अब कोफिशिएंट होता है जो कोफिशिएंट हो, क्या हो, कोफिशिएंट। अब ये बताइए जो मैट्रिक्स थी ये क्या थी आपकी, कोफिशिएंट मैट्रिक्स थी। क्यों थी कि जो a1 b1 c1 क्या थे, ये x के कोफिशिएंट है। क्या है ये, x y z के क्या थे, ये कोफिशिएंट है। इसी मैट्रिक्स का नाम रहता है कोफिशिएंट मैट्रिक्स। क्योंकि ये क्योंकि a1 b1 c1, जैसे भी एक एग्जाम लू 2x प्लस के 3y प्लस के 2z इक्वल 5 है, तो यहाँ 2 3 2 3 2 के क्या है, ये x y z के क्या है, कोफिशिएंट है। इसी इसी को हम कहते हैं कोफिशिएंट मैट्रिक्स, जो कोफिशिएंट से प्राप्त हो। तो जिसका ऑर्डर कितना होना चाहिए, इज ऑर्डर, ठीक है। तो कोफिशिएंट मैट्रिक्स का ऑर्डर होता है, वो होता है आपका m इंटू n। तो यहां लिखता हूं इस मैट्रिक्स को, तो ये हो जाएगी आपकी a इक्वल a1 b1 c1 a2 b2 c2 a3 b3 और ये c3। तो जी आपके पास हो जाएगी कोफिशिएंट मैट्रिक्स। क्या हो जाएगी, कोफिशिएंट मैट्रिक्स। नंबर 2 पे आ गई आपकी ऑगमेंटेड मैट्रिक्स। तो ऑगमेंटेड मैट्रिक्स कौन सी देखिए, इसका जो ऑर्डर होता है, ऑर्डर, इसका जो ऑर्डर होता है वो होता है m इंटू एन प्लस वन। मतलब इसका जो ऑर्डर होता है n में एक जोड़ जाए, मतलब कॉलम बढ़ जाता है, रो नहीं बढ़ती। m का तो होता है रो, n होता है कॉलम, मतलब m रो उतरी रहेगी, कॉलम बढ़ जाता है। इसको जो हिंदी में नाम होता है उसे कहते हैं बढ़ोतरी, मतलब क्या है, बढ़ोतरी, मतलब कोई चीज बढ़ जाना। ओ मतलब ऑगमेंट मतलब चीज को बढ़ जाना, ओ मतलब आगे की ओर बढ़ जाना। तो यहाँ कॉलम बढ़ेंगे, रो नहीं बढ़ेगी। और किससे बढ़ेगी, अपनी पिछली वाले से, सेम टू सेम। ये मैट्रिक्स से क्या होगी, एक नई मैट्रिक्स बनेगी। इसी मैट्रिक्स के एलिमेंट रहेंगे और इसमें एक कॉलम बढ़ जाएगा। इसे हम कहते हैं ऑगमेंटेड मैट्रिक्स। यानी दिखाएंगे इससे ए और बी, क्योंकि इसमें ए का भी एलिमेंट रहेगा और बी का भी एलिमेंट रहेंगे, दोनों के रहते हैं। तो देखिए ए का एलिमेंट कितना है, a1 b1 c1 a2 v2 c2 a3 v3 और ये c3। अब देखिए यहाँ पे ए और बी एक ही मैट्रिक्स है दोनों, इसका नाम रखा गया ऑगमेंट्रिक्स। मतलब ए और बी दोनों एक ही साथ हो तो वो होता है ऑगमेंट्रिक। इसका मतलब यहाँ पे एक और हमें क्या लिखना पड़ेगा, बी का मान लिखना। बी का मान क्या था आपके पास, बी का मान क्या था, इसको अलग करने के लिए, मतलब एक पार्टीशन करने के लिए इसे अलग करते हैं बिन इस डॉट से। तो v1 v2 और ये v3। तो अब ये मैट्रिक्स बनेगी, वो बनेगी ऑगमेंटेड, क्योंकि ये वाली जो नई मैट्रिक्स बनी है वो इसी मैट्रिक्स से संबंधित है। मतलब ये वाली जो मैट्रिक्स बनी है इसी मैट्रिक्स से संबंधित है कि नहीं। इसमें क्या हुआ है कि एक कॉलम बढ़ गया, मतलब इसका मतलब है कि m इंटू एन प्लस वन, इसका था m इंटू एन था, इसमें एक कॉलम बढ़ा इसलिए n जोड़ दिया। तो ध्यान रखना कोफिशिएंट मैट्रिक्स का ऑर्डर होता है m इंटू एन होता है, जबकि ऑगमेंटेड मैट्रिक्स का ऑर्डर होता है m प्लस n प्लस वन होता है। m इंटू एन प्लस वन होता है। ऑब्जेक्ट में पूछ लिया जाता है इसका ऑर्डर क्या होता है। तो जी होती है आपके ऑगमेंटेड मैट्रिक्स, जी होती है आपकी कोफिशिएंट मैट्रिक्स। कोफिशिएंट मैट्रिक्स हमेशा वेरिएबल से प्राप्त होती है, वेरिएबल के गुणांक को कहते हैं कोफिशिएंट। और ऑगमेंटेड उसे कहते हैं जिसमें आपका ए और बी दोनों ही आ जाए, उसे कहता है ऑगमेंटेड, मतलब आगे की ओर बढ़ गई। इसमें क्या हुआ कि ये वाली मैट्रिक्स ये मैट्रिक्स दोनों अलग अलग क्यों है, क्योंकि इसमें 4 कॉलम जबकि इसमें 3 कॉलम है, लेकिन ये वाली जो मैट्रिक्स बनी हुई है वो इसी से संबंधित है कि नहीं है, इसे कहते हैं ऑगमेंटेड मैट्रिक्स। ग्रेट पॉइंट, बी रिमेंबर। तो इसके दो टाइप होते हैं। एक नोट करके लिखना, बात इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं, नोट करके लिखना। यहां पे बता रहा हूं आपको NOTE, नोट। कुछ अलग है इससे, तो इसलिए मैंने इसी में है नहीं, अलग है तो इसलिए कहता हूं नोट करके। और नोट क्या करना, देखिए आपके पास जो x था, y था, z था, और बहुत सारे हो सकते हैं x y z थे। जी आपके होते हैं कि x का मान कुछ भी हो सकता है। अब मैं आपसे कह रहा हूं कि इस मैट्रिक्स में जो आपके पास x y थे, आपके पास यहाँ पे मैं लिखाता हूं x इक्वल x1 x y z।
अब तुम यहाँ कह सकते हैं एक्स वाई जेड क्या हो सकता है, आप नहीं बता सकते। आपके एक्स में कुछ भी हो सकता है, वाई का कुछ भी होता है, जेड का कुछ भी हो सकता है एनीवे। लेकिन हम इसको फाइंड करेंगे तो पता चलेगा एक्स मान क्या आ गया। लेकिन हमें को नहीं पता तो हम क्या कहेंगे इसे अननोन। क्या कह देंगे? अननोन। अननोन होता है जिसका कोई पता ना हो। नोन मतलब होता है आप जानते हैं, अननोन होता है जिसको हम नहीं जानते। तो एक्स वाई जेड को हम कहेंगे अननोन। तो इसका कहेंगे हम एक्स वाई जेड। और बहुत सारे हो सकते हैं, ये इस तरह से हो सकता है आपके पास x1 x2 x3, मतलब अलग अलग वेरिएबल है ये आपके पास। ये समझिए पहला आप एक्स वाई जेड, ये क्या आपके पास अननोन है। अननोन्स नंबर ऑफ अननोन्स, नंबर ऑफ अननोन्स। तो आपको दिख रहा है एक्स वाई जेड थे, जो आपके पास एक्स था उसमें मैंने बताया था, उसमें जो एक्स था, जो एक्स को हम क्या कहते हैं, एक्स के जो वेरिएबल होता है उसे हम कहते हैं अननोन्स ऑफ, सॉरी नंबर ऑफ अननोन्स। अननोन्स अर्थ होता है जिसका कोई पता ना हो कितना मान हो सकता है, उसे कहता है अननोन्स। तो एक्स वाई जेड है वो आपके वेरिएबल हैं। इसे वेरिएबल ना कह के, इसे क्या ना कहेंगे, वेरिएबल ना कहेंगे, यानी इसे ना क्या कहेंगे, इसे अननोन नाम देंगे इसका। इसे ना क्या ना कहेंगे वेरिएबल, ना क्या क्या कहेंगे इसे अननोन। जैसे इसका भी नाम चेंज हो गए, इसे हम कहते हैं ए मैट्रिक्स, इसे अब इसका नाम हो गया कोएफिशिएंट मैट्रिक्स। अब इसमें बी जो हो गया आपका ऑगमेंटेड मैट्रिक्स। ये आपके वेरिएबल है। अब वेरिएबल ना होकर इसका नाम हो गया अननोन्स, यानी नंबर ऑफ अननोन्स। तो ध्यान रखना इस बात को, ये बहुत कहीं पर आपको ये बात मिलती है अननोन, समझ लेना कि ये एक्स के वेरिएबल है, मतलब वेरिएबल की बात कर रहा है। गेट ए पॉइंट? यहां तक आपको बिल्कुल समस्या नहीं होनी चाहिए। और ध्यान रखना कि बहुत ही डिटेल में आपको बता रहा हूं, एक एक चीज बता रहा हूं। और ये आपने ए मतलब कोएफिशिएंट मैट्रिक्स, ए भी मतलब ऑगमेंटेड मैट्रिक्स, ये आपके अननोन्स ऑफ नंबर ऑफ अननोन्स हैं। तो गेट ए पॉइंट, ये आपके समझ में आ गया होगा। देखिए गाइस, तो टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन, सॉल्यूशन आपको दो प्रकार होते हैं, एक होता है सॉल्यूशन है, एक होता है सॉल्यूशन नहीं है। मतलब कह सकते हैं, अब सॉल्यूशन आपके, सॉल्यूशन यदि है तो वो भी दो टाइप से हो सकता है। कैसे? एक हो सकता है यूनिक सॉल्यूशन, यूनिक मतलब परफेक्ट, और एक होता है इनफाइनाइट, मतलब उस पर कांस्टेंट रखते चले आइए, अन्य अन्य मान निकलते जाएंगे। पहला मैं आपको समझा दूं, टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन है दो प्रकार का होता है, कंसिस्टेंट सॉल्यूशन और इनकंसिस्टेंट सॉल्यूशन। कंसिस्टेंट सॉल्यूशन क्या होता है पहले आपको समझा, उसके बाद ये डेफिनेशन को बताएंगे आप। देखिए क्लास 10th की हम बात करेंगे, जिससे कि वहीं तक आप समझेंगे इस चीज को। देखिए मैं आपके सामने एक इक्वेशन लिख रहा हूं, 2x प्लस के 3y इक्वल 4, पॉइंट। एक लिख रहा हूं मैं x प्लस के 2y इक्वल 3। अब इस बात को समझोगे तो देखिए मैं आपसे कहता हूं कि इसके कितने हल हैं, या इसके इसके ये मतलब इसका एक हल है यानी अद्वितीय हल है, या इसके इनफाइनाइट सॉल्यूशन है, या यूनिक सॉल्यूशन है। तो आप क्या करेंगे, आप पहले चेक करेंगे, कैसे करेंगे कि x का कोएफिशिएंट 2 है, इसका कोएफिशिएंट 1 है। चेक करेंगे इससे 3/2, ये क्या है, नॉट इक्वल है, क्योंकि जिसके बराबर नहीं है इससे कोई मतलब नहीं है। जब ये दोनों बराबर नहीं, इसका मतलब है कि इसका यूनिक सॉल्यूशन कितना है, यूनिक सॉल्यूशन है। मतलब इसका x का अलग मान होगा, y का अलग मान होगा। जैसे अब इसे सॉल्व कर लीजिए। अब इसे देखिए, इसका 2 गुणा करूंगा, इसमें घटा दूंगा, 2 2 2 4 करूंगा इसमें, तो y आ जाएगा। और जो हो जाएगा आपके पास 3 2 6, घटाएंगे कितना आ जाएगा 2। तो इसका मान परफेक्ट आ जाएगा, y का मान 2 आ गया, x मान कितना आ जाएगा, तो 3 दूनी 6, और 3 दूनी 6 इधर जाएगा तो माइनस 3 दूनी 6 माइनस का हो जाएगा, यानी यहाँ पे x बराबर कितना आ जाएगा बस, हाँ यहाँ आ जाएगा आपका माइनस का 1 आ जाएगा, कितना आया, माइनस के 1 आ जाएगा। अब यहाँ देखते हैं कि x का मान और y का मान यूनिक है, मतलब एक है। यूनिक का अर्थ होता है माय डियर एक। अब इसमें देखिए x एक एक है, और हमने ये चीज कैसे बता दी थी, हमने यहीं पे देख के बता दी यूनिक सॉल्यूशन हो, क्यों होगा, क्योंकि एक प्रतिच्छेदी रेखा यानी एक कार्टेशियन फॉर्म बना हुआ है, ठीक है। अब एक सॉल्यूशन ये हो सकता है, एक सॉल्यूशन ये हो सकता है। देखिए जैसे 2x प्लस के 4y इक्वल 14x प्लस के, हाँ 4 कर ली यहाँ पर 8y इक्वल
28। तो इसका कोफिशिएंट देखिए 2/4 हो जाएगा, इसका 4/8 हो जाएगा, इसका 14/28 हो जाएगा। इसे काट ली पहले इसे, तो 1/2 1/2 और ये जो है 1/2। आप देख रहे हैं तीनों क्या है, समांतर नहीं है। यदि ये तीनों बराबर होता है इसका मतलब होता है अनंत हल। क्या होता है? अनंत हल, यानी इनफाइनाइट सॉल्यूशन। इनफाइनाइट सॉल्यूशन होते हैं, ये तो होता है मतलब तीनों बराबर हो तो ये होता है इनफाइनाइट सॉल्यूशन यानी अनंत हल। देखो हल तो ये भी है और हल आपका ये भी है, अद्वितीय हल, इसे अद्वितीय हल कहते हैं। हल ये भी है और हल आपका ये भी है। तो हम कह सकते हैं कि कंसिस्टेंट सॉल्यूशन होगा वो भी आपका एक हो सकता है यूनिक सॉल्यूशन, एक होता है इनफाइनाइट सॉल्यूशन। तो इसके भी दो सॉल्यूशन हो सकते हैं, एक हो सकता है यूनिक, एक होता है इनफाइनाइट। तो यूनिक कब होगा, इनफाइनाइट कब होगा, तो हम इसी लेक्चर में बात करेंगे इस बात को। लेकिन ये आपकी समझ में आ गया होगा यूनिक का अर्थ होता है कि परफेक्ट एक होना चाहिए और अनंत मतलब होता है अलग अलग टाइप। जैसे कि मैं आपको समझाऊं इसमें अनंत कैसे निकलेंगे। देखिए अब इसको सॉल्व करोगे आप, तो इसमें आप 2 गुणा करोगे, इसमें आप तो 2 गुणा करोगे आप तो दोनों देख कट जाएंगे, क्या होंगे इक्वेशन कट जाएंगे। देखो 2 गुणा इसमें करोगे तो 14 28 4 और दोनों क्या होंगे कट जाएंगे, तो बचेगा कुछ नहीं, बचेगा कुछ नहीं। तो यहाँ आप कहेंगे एक इक्वेशन लेंगे 2x प्लस के 4y इक्वल 14। इसमें कितना कॉमन है, 2 कॉमन दिख रहा था, x प्लस के 2y इक्वल 14। अब 7 बचेगा। अब हम क्या करेंगे कि अब x y क्या है, अलग अलग नंबर है, मतलब इनफाइनाइट सॉल्यूशन हो सकता है। तो मैं x y को ले लूंगा k, मतलब एक नंबर ग्रहण करूंगा इसके लिए। आपको दिख रहा है, देखो इसके मुझे पता है इनफाइनाइट सॉल्यूशन है, यदि इससे सोल्व करूंगा तो निकलेगा नहीं, क्योंकि इसका एक नंबर पता नहीं, इसके अनंत हल हो सकता है हर बिंदु पर। तो मैंने मान लिया कि y का a पॉइंट लिया k, जैसे एक रेखा के ऊपर ही है, इसका अनंत हल होंगे, परफेक्ट सॉल्यूशन नहीं है। तो इस पर मैं a पॉइंट को मानता हूं k, जब y का मान k रखूंगा इसमें तो मेरे पास ऐसा कितना आ जाएगा, तो गुणा रखो 2 के इधर जाएगा 7 माइनस के 2 के, तो इसका एक सॉल्यूशन ये आ गया। x मान तुम कुछ k रखो, p रखो, q रखो, x मान y का मान तुम 2 रखो, 3 रखो, 4 रखो, 5, तो इसका मतलब है कि इसका फिक्स मान नहीं है, आपको जो मन करे वो आप मान रख सकते हैं। तो आप x मान रखोगे तो y मिलेगा और y रखोगे x मिलेगा, इसका अर्थ है ये इनफाइनाइट सॉल्यूशन है। जब भी तुम इसमें ऐसा नहीं कर सकते, इसमें परफेक्ट सॉल्यूशन है, x बराबर a माइनस का ही आएगा, y बराबर 2 आएगा। तो यहां तक दिक्कत नहीं चाहिए, इनफाइनाइट सॉल्यूशन और यूनिक सॉल्यूशन। तो देखिए गाइस, तो कंसिस्टेंट सॉल्यूशन ये आपका दो टाइप से होगा, एक होगा यूनिक, एक होगा इनफाइनाइट। तो देखिए रैंक ऑफ नॉन जीरो रो, क्यों रैंक ऐसे नाम दिया कि उसमें तो रैंक होगा नहीं, क्योंकि क्लास 10 तो रैंक तो आया नहीं, क्लास 12 तो है नहीं रैंक, तो क्लास 10 तो कहां से आएगा। तो हमने अभी इससे पिछला चैप्टर किया था, उसमें रैंक के बारे में सीखा था, रैंक ऑफ मैट्रिक्स। तो आप पर रैंक निकाल में आनी चाहिए किसी मैट्रिक्स। रैंक का अर्थ होता है नॉन जीरो रो, रैंक ऑफ नॉन जीरो रो, ठीक है, रैंक मतलब होता है नॉन जीरो रो ऑफ द कोफिशिएंट मैट्रिक्स, जो आपको बताया था ए मैट्रिक्स कहता कोफिशिएंट मैट्रिक्स इज इक्वल नॉन जीरो रो, कोफिशिएंट मैट्रिक्स इक्वल नॉन जीरो रो ऑफ द ऑगमेंटेड मैट्रिक्स, मतलब कोफिशिएंट मैट्रिक्स नॉन जीरो रो और ऑगमेंटेड मैट्रिक्स बराबर होनी चाहिए, तो आपका होता है कंसिस्टेंट सॉल्यूशन। इसका होता है डेट इज, ए आपके पास मैट्रिक्स है तो ये बराबर होगी ए वी के। बात समझ आई नहीं, कहने का मतलब है कि इसकी जो भी रो होगी, रो में आप समझते हो, मतलब इसका जो भी रैंक होगी और इसकी जो रैंक होगी वो क्या होनी चाहिए आपकी, बराबर होनी चाहिए। आर मतलब होता है रैंक, आर मतलब जहां पे ध्यान कंसिस्टेंट सॉल्यूशन और यही होगा, वहां तो सॉल्व कर लेते हैं, यहाँ पे उस तरह सॉल्व नहीं करना, यहाँ पे रैंक के द्वारा सॉल्व करना, किस द्वारा सॉल्व करना, रैंक के द्वारा सॉल्व करना। इसे ध्यान रखना है कि जहां पर जो रैंक का, जहां जो रैंक होगी वो रैंक आपकी यहाँ पर भी सेम रैंक होनी चाहिए, दोनों की रैंक बराबर आपके इक्वल आती है, इसका मतलब वो कंसिस्टेंट सॉल्यूशन है। लेकिन कंसिस्टेंट सॉल्यूशन तो है, अब कौन सा सॉल्यूशन है, क्या यूनिक सॉल्यूशन है क्या इनफाइनाइट सॉल्यूशन है। अब स्टूडेंट के दिमाग में यही डाउट बढ़ता है कि कंसिस्टेंट सॉल्यूशन है, लेकिन कौन सा सॉल्यूशन है। देखिए अब कौन सा सॉल्यूशन ये पहचाने कैसे, रैंक आप पे आनी चाहिए, किसी मेट से रैंक का नॉन जीरो रो का काउंटिंग कर लिए वो रैंक होती है, तो उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा।
तो ध्यान रखिए इस बात को। अब हमें क्या ध्यान रखना है, यूनिक सॉल्यूशन। नंबर 1 है यूनिक सॉल्यूशन। यूनिक सॉल्यूशन मतलब होता है कि जितने भी आपके पास वेरिएबल हैं उतने ही मान आने चाहिए। जैसा हमने क्वेश्चन किया था कि जैसे 2x प्लस के 3y इक्वल 4, x प्लस के 2y इक्वल 7। तो जहां पर ध्यान रखना है कि कैसी मैट्रिक्स आपकी, ये आपकी यूनिक सॉल्यूशन है। इसका मतलब है x का मान कुछ अलग आएगा, y का मान कुछ अलग आएगा। तो यहां देखिए कितने वेरिएबल आपके पास, 2, तो मान भी 2 होने चाहिए। तो जो होती है आपके, मतलब हम यहाँ पे वेरिएबल ना कहकर क्या कहेंगे, अननोन। क्या कहेंगे, अननोन कहेंगे। मतलब ये कह सकते हैं यहाँ पर आपके पास एक्स वाई जेड यानी जो वेरिएबल उसे कहता है अननोन। तो ध्यान रखना कि रैंक ए बराबर होगी रैंक ए और बी। ध्यान रखना कि ये दोनों बराबर होनी चाहिए। यदि इसकी रैंक बराबर होती है और किसके बराबर होनी चाहिए, एन होता है अननोन्स, नंबर ऑफ अननोन्स। तो गेड़े पॉइंट ध्यान रखना है आपको, किस तरह से पहचानना है कि यूनिक सॉल्यूशन है। इसका अर्थ होता है कि रैंक ए और रैंक ए बी, मतलब जी होती है कोएफिशिएंट, जी होती है ऑगमेंटेड रैंक, मैट्रिक्स की रैंक, ये इसकी रैंक अब इक्वल होनी चाहिए एन के बराबर। किसके बराबर, एन क्या यहाँ पर वेरिएबल है, वेरिएबल मतलब एक्स वाई जेड। मैं लिखता हूं वेयर एन यहाँ है आपके पास एक्स वाई जेड, डॉट डॉट कुछ भी हो सकता है। एन क्या है, एक्स वाई जेड, या आपके पास एन इस तरह से मिल सकता है x1 x2 x3, मतलब उसने एक्स वाई जेड लिखा था x1 x2 x3, इसने इस तरह से डोंट कर दिया है। ठीक है, तो कोई बात नहीं है। एन यहाँ अननोन्स होता है यानी वेरिएबल होता है। यदि रैंक ए जितने आपके पास मैट्रिक्स में, जितने आपके पास मैट्रिक्स जो दी गई है उसमें जितने भी आपके पास वेरिएबल हैं यानी अननोन्स हैं, यदि इन दोनों की रैंक उस वेरिएबल के समान आ जाती है, पॉइंट उस वेरिएबल, जितने हमारे 3 वेरिएबल हैं तो इन दोनों की रैंक भी 3 होनी चाहिए। और शर्त ये दोनों बराबर ही होने चाहिए, क्योंकि ये दोनों बराबर नहीं होंगे तो आपके पास कोई सोल्यूशन नहीं मिलेगा। कंसिस्टेंट मतलब होता है कि दोनों बराबर ही होने चाहिए। ये रूल तब लग रहा है जब आपके अननोन के बराबर हो, दोनों की रैंक कैसी हो, बराबर हो। ध्यान रखना है, ठीक है। तो दोनों की रैंक कैसे बराबर हो और अननोन के दोनों की रैंक क्या हो, बराबर हो। इसकी रैंक 3 हो तो इसकी रैंक क्या हो, तो अननोन भी 3 होंगे। तो ये क्या होगा, आपका यूनिक सॉल्यूशन हो गया, यानी एक अद्वितीय हल होगा। ठीक है, अब नंबर 2 की बात करते हैं हम, इनफाइनाइट सॉल्यूशन। इनफाइनाइट सॉल्यूशन, इनफाइनाइट सॉल्यूशन क्या होता है, यहां पर क्या होगा, रैंक ए इक्वल होगा रैंक ए वी। यहां पर क्या होगा, ये क्या होगा, अननोन के बराबर नहीं होगा, क्या होगा, लेस देन होगा। क्या होगा, लेस देन होगा। मान लीजिए अननोन आपके 3 है, एक्स वाई जेड, मान लीजिए 3 वेरिएबल है, तो इसकी जो दोनों रैंक होगी वो क्या होगी, आपके 2 हो सकती है, 1 हो सकती है। मतलब उसकी यदि इन दोनों की रैंक अननोन से कम आती है, अननोन से कम आती है, मतलब वेरिएबल से कम आती है, जितने वेरिएबल है मैट्रिक्स में उससे कम आती है, इसका मतलब है कि इसके क्या होंगे, इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे। तो हम लिख रहा है इनफाइनाइट सॉल्यूशन, ये क्या आपका नंबर ऑफ अननोन्स, नंबर ऑफ अननोन्स, ANOWN, अननोन्स। ठीक है, तो ध्यान रखना यदि यहाँ पर रैंक आपकी दोनों की n के बराबर आते हैं, अननोन के बराबर आते हैं, तो आपके यूनिक सॉल्यूशन होगा, यूनिक सॉल्यूशन होगा। ये रैंक आपकी a और v की जो रैंक है इक्वल होनी चाहिए, तो इक्वल ही होनी चाहिए। कंसिस्टेंट की कंडीशन में पहले लिखवाया है, ये क्या होनी चाहिए, इक्वल। इसका जो अर्थ लिखा हुआ है यानी अर्थात करके लिखा है, ये पूरी जो इंग्लिश लिखी हुई है ना, इसका मतलब यही होता है। ये बात ध्यान रखना, अननोन आपके पास ज्यादा है और रैंक कम है तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन होगा, और रैंक बराबर है अननोन के, वो होगा आपका यूनिक सॉल्यूशन। ये ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ आपको, बहुत ही काम आएगी। ठीक है, अब तुम्हारे पास में आ रहा हो कि हम रैंक ए और इसकी रैंक कैसे निकालेंगे। इसकी रैंक तो आप निकाल लोगे, मैं अब बताया था सेकंड इससे पिछली वीडियो में, लेकिन इसकी रैंक कैसे निकालोगे। देखिए दोनों रैंक एक सी होती है, इसी ऊपर क्वेश्चन उठाएंगे तो आपके समझ में अच्छी तरह से समझ में आएगा। तो ये यहाँ पर दिक्कत नहीं होनी चाहिए कंसिस्टेंट सॉल्यूशन के ऊपर। तो देखिए गाइस,
नंबर 2 आता है इनकंसिस्टेंट सॉल्यूशन। इनकंसिस्टेंट सॉल्यूशन का मतलब होता है नो सॉल्यूशन। नो सॉल्यूशन होता है नहीं सॉल्यूशन होगा, ठीक है। कंसिस्टेंस होता है दो टाइप का, यूनिक और इनफाइनाइट। ये होता है इनकंसिस्टेंस, मतलब कोई हल नहीं है, मतलब समांतर रेखा यानी कि पैरेलल रेखा। जैसे मान लिए समांतर रेखा होता है ऐसे 2x प्लस के 3y इक्वल 7, तो 4x प्लस के 6y इक्वल 8, ठीक है। अब देखिए कैसे होंगे, देखिए 2/4 3/6 काटेंगे इसे 1/2 और 1/2। ये कैसी रेखा आपकी समांतर रेखा, इसका मतलब कोई हल नहीं है। पता है दो रेखा कभी कट नहीं करती, इसका मतलब है समांतर रेखा है। क्या ये इसका मतलब है कि कैसा है ये इसका कोई हल नहीं है। क्या कहेंगे इसका हल नहीं है। हल नहीं मतलब कहता है नो सॉल्यूशन। क्या कहेंगे हल नहीं है, इसका मतलब है नो सॉल्यूशन। तो ध्यान रखना है। तो अब कभी ऐसा होता है कि कभी कभी ऐसा हो जाता है कि आपको इक्वेशन दी गई है और वो इक्वेशन तीनों आपके पास समांतर हो, इक्वेशन तीनों क्या होगी समांतर हो, तो उसका मतलब कोई हल नहीं होगा। तो कैसे पहचाने कि इसका कोई हल नहीं है, कैसे पहचाने उसका कोई हल नहीं है। यदि पहचानो हल नहीं है तो कैसे पहचाना, इसे कहता है इनकंसिस्टेंस। क्या कहता है इनकंसिस्टेंट सॉल्यूशन या नो सॉल्यूशन कह देता है। सच डेट लिखा हुआ है कि रैंक ए और रैंक ए बी, मतलब कोएफिशिएंट मैट्रिक्स की रैंक और ऑगमेंटेड रैंक मैट्रिक्स की रैंक नॉट इक्वल होगी इन दोनों की। मतलब इसकी रैंक 2 है तो इसकी रैंक 3 है, तो ये बराबर तो नहीं है। इसका मतलब होगा यदि दोनों बराबर नहीं है, इसका मतलब है कि क्या है नो सॉल्यूशन है। क्या है इसका कोई हल नहीं है, ठीक है। इसका कोई हल नहीं है। यदि दोनों बराबर होते हैं, यदि जो दोनों बराबर होते हैं तो आपके कहां कंडीशन पहुंच जाएगी, आपके इन कंसिस्टेंस के पास पहुंच जाएगी कंडीशन, ये बराबर हो गए। फिर हम चेक करेंगे अननोन के बराबर है कि कम है, तो उस तरह का नाम देंगे। लेकिन यदि ये बराबर नहीं तो अननोन से कोई मतलब नहीं है आपको। यदि दोनों बराबर नहीं है तो आप अननोन से कोई मतलब नहीं है। एन का अर्थ होता है नंबर नहीं, अननोन यानी एक्स वाई जेड। तो आपको यहाँ प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। मतलब यदि ये कंडीशन आपके पास फॉलो कर जाती है, इसका मतलब है कि कोई भी हल नहीं है, यानी नो सॉल्यूशन। तो यहां तक आपके पास कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अब ये तो मैंने आपको टाइप मतलब इसका इंट्रोडक्शन में आपको बताया था। अब इसके ऊपर हम एक क्वेश्चन लेंगे जिससे पता चल जाए कि कब इसका हल होगा, मतलब यूनिक सॉल्यूशन कब होगा, इनफाइनाइट सॉल्यूशन कब होगा और कोई भी हल मतलब नो सॉल्यूशन कब होगा। तीन टाइप का हल होते हैं, नो सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन और इनफाइनाइट सॉल्यूशन। तो एक एग्जाम से आता है, इसे सीखने वाले हैं। वीडियो को फिर फिनिश करेंगे, फिर सेकंड वीडियो में बात करेंगे होमोजीनियस। तो वीडियो कैसे लगी बता दीजिए कमेंट बॉक्स में। तो एक एग्जाम करेंगे उसके बाद। देखिए गाइस, तो ये मैंने एक मैट्रिक्स सॉरी ये एक मैंने एक इक्वेशन ली है और इसके फाइंड करना है यूनिक सॉल्यूशन, इनफाइनाइट सॉल्यूशन और नो सॉल्यूशन। आपकी एक्सरसाइज का सवाल है। तो देखिए हम इसमें निकालेंगे पहले कोएफिशिएंट मैट्रिक्स। कोएफिशिएंट मैट्रिक्स कैसे निकालेंगे आप देखिए, ए इसका 1 है, इसका 2 है, इसका 3 है, इसका 1 है, इसका 2 है, इसका लैम्बडा है। कोएफिशिएंट मतलब होता है कि एक्स वाई जेड कोएफिशिएंट। इसका 1 है, इसका 1 है, इसका लैम्बडा है, इसका 2 है, इसका है कोएफिशिएंट। हम निकालेंगे ऑगमेंटेड। ऑगमेंटेड कैसे निकालेंगे हम देखिए, इसका अर्थ ये होता है कि आपके पास जो बी के टर्म है वो भी होने चाहिए। तो इसमें 1 1 1 1 2 3 और 1 2 लैम्बडा। तो इसमें क्या लिखना है आपको, बी के टर्म, बल बी में ओगे मतलब बढ़ा देना है, एक कॉलम बढ़ा दो इसमें। तो कॉलम का बढ़ेगा जब आपके पास एक ये वाला टर्म है बी का टर्म बढ़ा दोगे। अब हमें क्या है इसको सॉल्व नहीं करना। देखो इसको सॉल्व करने का क्या फायदा, ये वाली मैट्रिक्स तो इसमें ही आ गई ना, तो इसको ही सॉल्व कर लीजिए। ये नहीं कि आप इसको सोल्व अलग करो, इसको सोल्व अलग करो, नहीं। आप इसको ही सॉल्व करोगे ना, तो इसमें ही तो ये मैट्रिक्स पड़ी हुई है, इसमें ही तो ये मैट्रिक्स पड़ी हुई है। मतलब जो मैट्रिक्स का रो कॉलम यहाँ चेंज होगा वो इसकी रैंक होगी, कि रैंक मैट्रिक्स तो सेम यही प्रोसेस रखा हुआ है। तो आपको ये नहीं कि आप इसको सॉल्व अलग करो, इसको सॉल्व अलग करो, नहीं। क्योंकि इसका ही मैट्रिक्स से बनी हुई मैट्रिक्स है ये। इसका मतलब है कि ये वाली जो मैट्रिक्स है, ये वाली वो आपकी कौन सी मैट्रिक्स है, और कोएफिशिएंट मैट्रिक्स है। और जो पूरी मैट्रिक्स है वो आपकी ऑगमेंटेड मैट्रिक्स है। तो आप इसको देखोगे अपनी नजरों से तो कोएफिशिएंट मैट्रिक्स कहलाएगी, इस कंप्लीट को देखो वो कहलाएगी ऑगमेंटेड मैट्रिक्स कहलाएगी। तो आप तो समझ गए हैं। तो हम इसको सॉल्व करने वाले हैं। तो देखिए ये भी, तो हमें आजकल करना, हमें करना है जीरो। तो देखिए हमें जीरो का करना, हमें रैंक का होता है जितना हो सके जीरो कर लीजिए। इसमें से इसे घटाएंगे, तो पहले पहली लाइन लिखूं,
जीरो हो जाएगा। इसमें इसे घटाएंगे तो माइनस का वन आ जाएगा, इसमें से घटाएंगे माइनस का टू आ जाएगा। 16 में नौ का तो 16 में 10 जाएंगे तो कितने जाएंगे, 6 बचेंगे। ठीक है, घटाएंगे ना। अब इसमें से घटाएंगे तो जीरो हो जाएगा, एक में से जाएगा, एक में से दो जाएंगे माइनस का बचेगा। जब इसमें से इसे घटाएंगे लेमड़ा को, वन माइनस का लेमड़ा हो जाएगा। अब 16 में से जो म्यू, 16 में से म्यू उठाएंगे तो 16 माइनस का म्यू हो जाएगा। देखो हमें दिख रहा है कि यदि मैं इसमें से इसे घटा दूं, ध्यान रखना कि लेमड़ा एक जगह रखी है, जिन्हें लेमड़ा ध्यान रखो, ध्यान रखो। अब पता है लेमड़ा एक जगह रखी है, तो इसलिए हम क्या करेंगे, इसमें इसे घटाएंगे, किसको चेंज करेंगे, रो 3 को। तो 1 1 1 डॉट सॉल्व। आप रैंक और मैट्रिक्स जरूर देखिए, उसमें बताया गया किस तरह सॉल्व किए जाते हैं। तो 0 0, तो हम किसको घटा रहे हैं, रैंक रो 3 को चेंज कर रहे हैं, किसमें से चेंज कर रहे हैं, रो 2 में से रो 3 को उठा रहे हैं, और रो 3 को हम क्या कर रहे हैं, चेंज कर रहे हैं। तो रो 2 तो आपकी क्या रहेगी, सेम टू सेम रहेगी। अब देखिए इसमें से घटाऊंगा जीरो हो जाएगा, इसमें से इसे घटाऊंगा तो देखिए जी माइनस का जी प्लस का हो जाएगा लेमड़ा। तो लेमड़ा प्लस माइनस के 3, क्योंकि माइनस घटाएंगे तो माइनस का जी प्लस का हो जाएगा, तो लेमड़ा माइनस का 3। और जहां बचेगा आपके पास, यदि इसमें से घटाएंगे तो म्यू क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। इसमें से इसे घटाएंगे तो क्या होगा आपके पास, माइनस के 10 हो जाएगा। अब देखिए आपको जब तक करना है जब तक आपके नीचे वाले टर्म में एक एलिमेंट रह जाता, अब सॉल्व भी नहीं हो पाएगा। अब क्या नहीं होगा, सॉल्व नहीं होगा। अब किसको सॉल्व करोगे, इसको सॉल्व करोगे, इसको जीरो करोगे, इसको जीरो करोगे। आप यदि इसको ऐड कर लो तो यहाँ पर आपको क्या हो जाएगा, एक बार को जीरो बन सकता है। ठीक है, तो हमें तो इसको हम ऐड करेंगे दोनों को, जीरो हो जाएगा। ठीक है, तो आप यहां देखिए, हमें बस इतना ही सीखना है इस वीडियो में कि यूनिक सॉल्यूशन कब होगा, इनफाइनाइट सॉल्यूशन कब होगा। यूनिक का अर्थ होता है नंबर वन, देखिए यूनिक सॉल्यूशन, इसका अर्थ क्या होता है, इसका अर्थ ये होता है, यूनिक मतलब होता है कि आपके पास जो ए मैट्रिक्स है और ओ मैट्रिक्स है वो दोनों बराबर होने चाहिए और अननोन के बराबर होनी चाहिए, ये शर्त रहती है। तो यहां पर देखिए हमारे पास अननोन्स कितने हैं, 1 2 3, कितने अननोन्स हैं, 3 अननोन्स हैं। मतलब यदि ये यूनिक मैट्रिक्स, यदि यूनिक सॉल्यूशन होगा तो इसका जो क्या रैंक 3 होनी चाहिए, तब हो सकता है यूनिक। अब बताइए, देखो इस ये वाली मैट्रिक्स आपको दिख रही है, ये वाली मैट्रिक्स दिख रही है, यदि इस मैट्रिक्स की रैंक 3 होनी चाहिए और इसकी रैंक 3 होनी चाहिए। यदि देखो यदि इस मैट्रिक्स रैंक 3 होगी तो इसकी तो रैंक 3 ही होगी, क्योंकि इसका रो और कंप्लीट रो, तो इसका जो रो है तो आ रहा तो इसी रो में ही है। हम कोशिश करेंगे यदि ये वाला एलिमेंट जीरो नहीं होना चाहिए, यदि ये एलिमेंट जीरो हो गया तो इसकी, यदि एलिमेंट जीरो हो गया तो इसकी जो इस वाली रैंक हो जाएगी, कुछ जीरो हो जाएगा, पूरा रो पूरा जीरो हो जाएगा, तो इसकी रैंक 2 हो जाएगी, इसकी कितनी 3 हो जाएगी, तो ये हो जाएगा यानी कंसिस्टेंस, यानी नो सॉल्यूशन हो जाएगा। हमें क्या करना है, यदि मैं लेमड़ा इक्वल नॉट इक्वल 3, मतलब लेमड़ा मान 3 नहीं होना चाहिए, लेमड़ा 3 हो जाता है, इसका हो जाएगा अनकंसिस्टेंट, क्योंकि इसकी एक पूरी रो जीरो हो जाएगी ए मैट्रिक्स की। यदि इसकी ए मैट्रिक्स रो पूरी जीरो होगी, इसका मतलब है कि आपके पास दो रो बचेंगे, जो कि आपके क्या होंगे, नॉन, जो क्या होंगे आपके 2 रैंक होगी। और जो पूरी मैट्रिक्स की जो रैंक होगी इस वाले की, तो इसमें तो एलिमेंट है ना, तो इसमें एलिमेंट तो पूरे में एलिमेंट है। देखो रो में एक एलिमेंट होता है तो फिर भी उसकी रैंक एक ही कहलाएगी। देखिए यदि इस यहाँ जीरो हो जाता है तो ऑटोमेटिक मतलब होता है पूरी रो, यदि यहाँ जीरो होता है, यहाँ तो एलिमेंट है तो रो तो पूरी गिनी जाएगी ना, एक रो, इसकी 3 रो हो जाएंगे, इसकी 2 रो, तो ये क्या हो जाएगा आपका इनकंसिस्टेंस हो जाएगा। तो हमें क्या करना है, हमें बनाना है यूनिक सॉल्यूशन। यूनिक सॉल्यूशन बनाए क्या करना है, हमें क्या करना है, जीरो नहीं करना, क्या करना, ये एक बार जीरो हो जाए लेकिन ये बार को जीरो ना हो, ये अगर जीरो हो जाएगा तो कोई बात नहीं है, क्यों, यदि ये जीरो हो गया तो ये वाली मैट्रिक्स अलग है, इसलिए इसे जीरो नहीं करना चाहिए। ये जीरो हो गया तो फिर भी ये एलिमेंट इसी रो में आ रहा है, ये जीरो हो गया तो ये एलिमेंट, ये मैट्रिक्स अलग बनी हुई है, तो इसलिए ये जीरो नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो लेमड़ा माइनस के 3 यानी लेमड़ा नॉट इक्वल 3, इसका मतलब है होगा कि हम यहाँ लिख सकते हैं ए और ए बी रैंक लिखनी है यहाँ पर इक्वल अननोन के। देखिए यदि मान लीजिए लेमड़ा नॉट इक्वल 3 है, मतलब लेमड़ा मान 3 नहीं होगा तो जीरो नहीं होगा, यदि लेमड़ा 4 हो गया 5 हो गया तो आप देख रहे हैं इसकी रैंक कितनी है, इसकी रैंक 3 है और इसकी रैंक कितनी है, देखो इसकी रैंक गिनिए
1 2, इसकी भी रैंक 3 है और इसकी भी रैंक 3 है, मतलब तीनों दोनों रैंक क्या है 3 3 है, तो अननोन का 3 है, तो हो जाएगा आपका यूनिक सॉल्यूशन। नंबर 2 चेक करिए आपके पास इनफाइनाइट सॉल्यूशन। इनफाइनाइट सॉल्यूशन कंडीशन क्या होते हैं कि जो वाला जो मैट्रिक्स ए की जो रैंक है ना, वो आपके पास रैंक ए भी तो होगा कंसिस्टेंट के लिए, वो अननोन से कम होना चाहिए। इसका अर्थ यही रहेगा कि यदि मैट्रिक्स ए वाले की रैंक आपकी 2 होनी चाहिए, अननोन के बराबर नहीं होनी चाहिए, कम ही होनी चाहिए। अननोन 3 है तो रैंक 2 होनी चाहिए। यदि ये आपका 0 हो जाए ये वाला एलिमेंट, तो आपको जे 0 हो गया तो इसकी रैंक, तो फिर इसकी जो पूरे रैंक 3 हो जाएगी। आपको जे 0 करना, आपको ये भी 0 करना है, तो जब आपका जे 0 हो जाएगा, आपका ये 0 होगा और ये 0 हो जाएगा, तो आप देखेंगे इस पूरे मैट्रिक्स की रैंक भी 2 हो जाएगी और इसकी स्पेशल मैट्रिक्स रैंक भी 2 हो जाएगी जब 0 हो जाएगा। ठीक है, तो हमें क्या करना है यहाँ पर, हमें ये करना है कि लेमड़ा इक्वल नॉट सॉरी लेमड़ा मान रखना हमें 3 और मी को मान रखना हमें 10। क्यों रखेंगे, लेमड़ा मान 3 रखेंगे तो 0 हो जाएगा और मी को मान 10 रखेंगे तो 0 हो जाएगा। जब ये 0 हो जाएंगे तो आप देख रहे हैं इस एलिमेंट इस मैट्रिक्स की रैंक देखोगे 2 बचेगी, अननोन्स नॉन 0, और इस पूरे की देखोगे तो ये भी 0 ये भी 0, मतलब ये पूरी रो कैसे यही 0 हो जाएगी। मतलब आप इसकी भी 2 रैंक इसकी भी 2 रैंक, मतलब हम देख रहे हैं कि इन दोनों रैंक कैसी है, 2 रैंक है, जबकि अननोन से क्या है कम है, क्या ये कम है। ठीक है, तो ऐसे यहां लिख सकते हैं 2 लेस देन, तो यहां पे क्या है 3 के बराबर है। अब देखिए यहां पर तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, नो सॉल्यूशन। नो सॉल्यूशन कंडीशन क्या होते हैं कि ये दोनों बराबर नहीं होने चाहिए बस। तो रैंक ए नॉट इक्वल रैंक बी, ये कंडीशन, ये रैंक कब होगी, यदि 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 कब होगी, मान लीजिए कि यदि इसकी रैंक 3 इसकी रैंक यदि ये 0 हो जाए और ये 0 ना हो, तो आप देखेंगे यदि मैं इसे 0 कर दूं, लैम्डा इक्वल 3 रखूंगा 0 हो जाएगा। और ध्यान रखना कि म्यू 0 नहीं होना चाहिए, म्यू क्या रखना पड़ेगा, नॉट इक्वल 10, आपको दिख रहा होगा। ठीक है, तो म्यू जो म्यू का मतलब होता है देखो म्यू माइनस के 10, मतलब है कि म्यू मान 10 नहीं होना चाहिए, तो मेरा म्यू नॉट इक्वल 10, म्यू नॉट इक्वल 10। ठीक है, तो आप देख रहे हैं यदि लेमड़ा मान 3 रखूंगा मैं, तो ये वाली मैट्रिक्स है यानी ऑफ कोफिशिएंट मैट्रिक्स है, यदि 0 हो जाएगा तो इसकी जो 2 एलिमेंट बचे, इसके 2 रो बचेंगे, इसकी रैंक 2 हो जाएगी। अब जब ये म्यू नॉट इक्वल 10 है, मतलब म्यू 10 नहीं है तो 0 होगा, 10 के अलावा कोई संख्या होगी तो यहाँ पर कोई एलिमेंट आएगा, एलिमेंट होगा तो आप देखेंगे इसकी रैंक, तो इसका एक रो जेरा एक रो जेरा एक रो, इसकी रैंक 3 होगी जबकि इसकी रैंक कितनी होगी 2। तो आप यहां देख सकते हैं कि जो रैंक है वो क्या है, रैंक ए बी से कम है इस कंडीशन में, तो क्या हो जाएगी आपकी यह नो सॉल्यूशन, क्या होगी नो सॉल्यूशन हो जाएगी। तो आपके पास समझ में आनी चाहिए। देखो हमारे पास ए मैट्रिक्स होते हैं कोफिशिएंट मैट्रिक्स, एक होते ओवर मैट्रिक्स, ये होते कंप्लीट होते हैं इतनी। तो हमने क्या करा, यदि मैं यदि ये वाला एलिमेंट 0 हो जाता है, लेमड़ा इक्वल 3 पर 0 हो जाएगा, 0 हो जाता है, तो हम देखेंगे यदि जी तो 0 हो गया, नॉन 0 कौन सा है 2, इसकी रैंक कितनी है 2, अब इसकी रैंक कितनी है आपके पास, यदि ये भी 0 हो गया तो वो कंडीशन बन जाएगी, तो ये कंडीशन बन जाएगी। हमें ये 0 नहीं करना, हमें ये 0 नहीं करना, यदि 0 हो जाता तो आपके पास इसकी भी रैंक दो और इसकी भी रैंक दो, यदि आपके पास ये 0 नहीं है तो इसकी रो कितनी हो जाएंगे 3, इसकी रो कितने 2, तो 2 और 3 तो बराबर नहीं है, इसका मतलब इनकंसिस्टेंस यानी नो सॉल्यूशन। ठीक है, तो इस वीडियो हमने एक क्वेश्चन सोल्व किया था और बहुत ही सिंपली तरीके से, और इस क्वेश्चन को आप फुल रिवीजन से करना एक बार, और आपके एक्सरसाइज का सवाल है। और वीडियो आपको कैसी लगी तो बताइए कमेंट बॉक्स में, फिर मिलूंगा ऐसी नई वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।